गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चमन श्रीवास्तव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 12th क्लास का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा क्लास 12th है फिजिक्स, उसका सिलेबस को हम लोगों ने बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जिसे हम लोग जिसका हिंदी स्थिर वैद्युतिकी होता है। ओके, सेकंड हमारा पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसे हम लोग धारा विद्युत भी कहते हैं। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पार्ट है हमारा मैग्नेटिज्म, जिसे हम लोग चुंबकत्व भी कहते हैं, जिसका हिंदी नाम चुंबकत्व है। ओके, एंड फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो है हमारा ऑप्टिक्स। ओके, जिसे हम लोग प्रकाशिकी से भी जानते हैं, जिसका हिंदी नाम प्रकाशिकी है। ओके, एंड फिफ्थ और लास्ट पार्ट हमारा मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, आधुनिक जो हमारा भौतिकी है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो ये 5 बेसिकली हम लोगों का पार्ट है। ओके, तो इसमें हम लोग इस पांचों पार्ट में अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ये पांचों टॉपिक्स, ये जो पार्ट है हमारा, इसे आप छोटा मत समझिएगा। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग जो पहला पार्ट है। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है, उसका हिंदी नाम होता है हमारा स्थिर वैद्युतिकी। ओके, तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम को अगर हम डिवाइड करें, ओके, मतलब इसको हम 2 पार्ट में अगर तोड़ें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स का मतलब हुआ कि जो हमारा चार्ज है इलेक्ट्रो, ओके, स्टैटिक्स मतलब स्थिर, कांस्टेंट, मतलब कि जो चार्ज हमारा स्थिर है, ठीक है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको हम लोग अभी जानेंगे कुछ एग्जांपल से। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो कि जैसे सल्फर हो गया, ओके, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, एमोनाइट हो गया, जो जब 2 पार्ट को हम क्या करते हैं, इन 2 मैटर को जब हम रगड़ते हैं, फ्रिक्शन, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब कि 2 चार्ज को अगर हम रगड़ें तो इस घर्षण के कारण, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, ठीक है, 2 चार्ज हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये जो चार्ज होगा ये हमारा 2 टाइप का होगा। ठीक है, और ये जो हमारा डिफरेंस को बताता है, मतलब कि जो किस चार्ज पे हमारा पॉजिटिव होगा और किस पे निगेटिव होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ओके, तो जो कारण होता है उस कारण को हम लोग पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं, मतलब कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, जो चार्ज का ध्रुव कहलाता है, ओके, वो हमको बताता है कि ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है। ओके, तो अगर हम लोग जैसे कि जानते हैं, ठीक है, अगर हम लोग जैसे छोटे क्लासेस में हम लोग जब थे तो एक प्रैक्टिकल हम लोग करते थे, जैसे कि कोई कॉम्ब लिए कंघी, ओके, और बालों में हमने उसे अपना रब किया, रगड़ा उसको। ओके, तो वो क्या होता था कि रगड़ने की वजह से ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, ओके, वो क्या होता था, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता था। ओके, जब हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों, कागज के टुकड़ों के पास नजदीक ले जाते थे, ओके, तो वो क्या करता था, उसे अट्रैक्ट करता था। ओके, मतलब कि ड्यू टू दिस फ्रिक्शन एनी मैटर कैन चार्ज। ओके, मतलब कि इस चार्ज के कारण आपका जो प्रोड्यूस होता है अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ है, ओके, इसीलिए हम लोग इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ओके, तो अब ये चूंकि जिस फील्ड में प्रोड्यूस हुआ, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो किसी ना किसी एक एरिया पे क्या होता है, हमारा स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसे स्थिर विद्युत कहते हैं, जिसे हम लोग स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी भी के नाम से जानते हैं। ओके, स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी, अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसे हम लोग क्यों कहते हैं स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि जब हम 2 पार्ट को रब करते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू दिस फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, 2 चार्ज, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ, जो कि हमें कौन बताता है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ओके, मतलब जो हमारा आवेश का जो ध्रुव है, ठीक है, वो हमें बताता है कि कौन से चार्ज पे हमारा पॉजिटिव होगा और कौन से चार्ज पे
निगेटिव होगा। ओके, तो अब हम ये सवाल उठता है कि हम जो भी चार्ज या फिर जो भी मैटर को अगर हम रब कर रहे हैं, ओके, तो कौन से मैटर पे हमारा पॉजिटिव होगा और कौन से मैटर पे निगेटिव होगा। ठीक है, ये हम कैसे पता करेंगे, ये तो पता कर लिए, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज बता दिया कि अच्छा एक पे हमारा पॉजिटिव आएगा और एक पे निगेटिव आएगा। जो दो पॉजिटिव है मतलब कि जो दोनों सेम चार्ज है, ओके, वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, और दो जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ओके, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये हमारा जो प्लस चार्ज है और ये जो माइनस चार्ज है ये प्रोड्यूस कैसे हुआ। ओके, तो अब हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है। ओके, तो ये इसका एक सिंपल लॉ है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो जो मैटर को अगर हम रब करते हैं, ओके, तो मैटर हमारा जो किस चीज से मिलकर बना होता है, जैसे कि हम लोगों को डाल्टन ने बताया था, ओके, डाल्टन थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ओके, अब हम जब एटम्स की बात करेंगे तो एटम जो हमारा होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो बेसिकली जो हमारा एटम के अंदर होता है वो दो होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर हम बात करें एटम की, ओके, तो एटम पे हमारा क्या होगा, ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो निगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। अब जब हम दो मैटर को रब करते हैं, ओके, तो जब रब करेंगे एक दूसरे को फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और दूसरे पे जाएगा। ओके, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहां से चला और इस पे आया, ओके, मतलब ये हमारा जो हो गया फर्स्ट वाला इनिशियल, मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया, ओके, और यहां पे इस मैटर पे पहुंच गया। ठीक है, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि हम अब किसे पॉजिटिव और किसे निगेटिव कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो जहां से चलता है, ओके, मतलब जहां से निकला, जिस मैटर से निकला, इमिट हुआ, ओके, निकलना मतलब कि इमिट, तो वो उस पे आएगा हमको पॉजिटिव। ओके, और जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा मतलब कि गेन किया, ओके, तो उसका आएगा निगेटिव। ओके, मींस अगर हम कहें कि हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि पॉजिटिव, ओके, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव। इन दो चीजों को हमको हमेशा याद रखना है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहां पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और जहां पे हमें गेन होगा वहां पे हमारा निगेटिव चार्ज मिलेगा। ओके, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव ही क्यों आया, ओके, और हमारा जो हम गेन हुआ इलेक्ट्रॉन उस पे हमारा निगेटिव चार्ज क्यों आया। ओके, तो अब इस चीज को हम थोड़ा सा अपने एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी एटम की बात करते हैं, ओके, सोडियम को ले लेते हैं। तो सोडियम हम अगर लिए एग्जांपल के थ्रू, ओके, तो सोडियम पे हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ओके, मतलब इसके पास, सोडियम के पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। ओके, मींस इसके पास 11 क्या है, निगेटिव चार्ज है और 11 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे हमारा निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। ओके, जिसके कारण से एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, तो अगर हम जनरली अगर कहें कि जो हमारा एटम होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब कि अगर इसकी बात करें निगेटिव और पॉजिटिव की, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कि नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हुआ, ओके, जैसे कि मान लीजिए हम केस ले लेते हैं कोई
जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन था ऑलरेडी, ठीक है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। अब 11 प्रोटॉन बच गए इसके पास, ठीक है। मतलब कि इसके पास अब 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास कितना बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, ओके, ठीक है। तो अगर हम इस पे आगे बढ़े तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा कि -10, ओके, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा क्या होता है, मेरा निगेटिव चार्ज होता है, ओके, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 11 प्रोटॉन मतलब कि पॉजिटिव, तो 11 - 10 दैट इज 1, तो +1। तो चूंकि हमारा रिजल्ट किसमें आया, पॉजिटिव। इसीलिए जब हमारा सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 से हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो लूज किया इसका मतलब कि वो क्या आया उसमें, पॉजिटिव। इसीलिए हम लोग जब इसको लिखते हैं तो सोडियम पे प्लस लिख देते हैं, +1, ओके। 1 को हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, प्लस ही रहने देते हैं। तो सोडियम पे प्लस का मतलब हुआ कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आया। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन के अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन के लूज होने पे हमेशा उसमें क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये क्यों आता है हमने ये जान लिया, ओके। अब हम बढ़ते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब, ये तो लूज कर रहा था, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे कि इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तब क्या होता है, ओके, तब क्या कैसे उस पर देखते हैं कि निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की गेन होने पे आता है, ओके। तो अगर हम कहें कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन हो रहा है, ओके, तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं क्लोरीन का, ओके। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम लोग को याद है 17 होता है, ओके। इसका मतलब है कि उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, ओके, ठीक है। मतलब कि उसके पास -17 है और +17 है, ओके। तो ये हो जाएगा 0, मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए हम लोग जनरली एटम को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। देख रहे हैं आप, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, ओके। तो दोनों सेम है, इसका मतलब कि दोनों घट के 0 हो गए, इसका मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब हम केस की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये हमारा हो जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लेता है कहीं से, ओके। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है इसका मतलब कि अब क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 उसके पास इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन और वो ले लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ओके, एंड 17 प्रोटॉन उसके पास ऑलरेडी था, ओके। तो यहां पे हो गया उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन। इसका मतलब कि -18 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि माइनस, एंड प्रोटॉन का मतलब हुआ कि प्लस। तो -18 + 17, अगर हम इसको अलजेब्रिक सम करें तो इसका क्या आएगा, माइनस में रिजल्ट आएगा -1, ठीक है। इसका मतलब कि वो साइन होगा निगेटिव। ये हमारा निगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है, ओके। इसीलिए हम लोग क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl के ऊपर माइनस लिखते हैं, मतलब कि ये निगेटिव चार्ज को बता रहा है, ओके। तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया इस चीज को कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है, क्यों आता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्यों आता है, ये हम लोगों ने अच्छे से जान लिया, ओके। अब ये सवाल उठता है कि जो हमारा जो चार्ज है, ठीक है, हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात किया, ठीक है। तो जैसे ये क्यों होता है, ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन जो सोडियम है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज ही क्यों करता है, ओके। और जो हमारा क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को गेन ही क्यों करता है, ठीक है। इसे हम लोग बाद की क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में। फिलहाल हम लोगों ने इसको जान लिया कि हाँ ये जो हमारा एटम है ये पॉजिटिव है, ठीक है, चूंकि ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे गेन हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज में क्या होता है, ठीक है। चार्ज जो हमारा हो गया कि 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव,
जब हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है। तो कूलम्ब ने जो हमारा डिस्कवरी किया, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसका जो उनका जो फॉर्मूला है उसको डिराइव भी करेंगे, ठीक है। उन्हीं के नाम पे जो कूलम्ब जो है चार्ज का हमारा यूनिट को भी दिया गया, ठीक है। तो हमारा जो चार्ज होता है बेसिकली, हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी के भी बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज जो हमारा होता है बेसिकली वो क्वांटाइज होता है, ठीक है। मतलब कि क्वांटाइज का मतलब हुआ कि जो हमारा चार्ज है वो किसी ना किसी इंटीग्रल मल्टीपल के इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ओके। मतलब कि अगर हम Q अगर चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, तो वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब कि 1e 2e 3e, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 0.75e, ओके, 0.5e, ये नहीं कह सकते हैं, ओके। हम लोग हमेशा कहेंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल 1e 2e। मान लीजिए कि हम कहें कि यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आप कह सकते हैं 1e 2e, प्लस या फिर माइनस लगा सकते हैं, प्लस 2 -2e कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते 0.75e, ओके, 3/4e -3/4e चार्ज फ्लो हो रहा है, नहीं कर सकते, ओके। तो इसका मतलब है कि चार्ज क्वांटाइज होता है जो इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, ओके। तो उस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या है उस फॉर्मूला के बारे में। ये हमारा फॉर्मूला है Q = NE, मींस हमारा जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है। n मतलब 1 2 प्लस माइनस हो सकता है, ओके, एंड सो ऑन। ये कभी भी बराबर नहीं होगा 0.75e, ठीक है, ये या फिर 3/4 माइनस, ये इसके बराबर नहीं होगा, ओके, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी बात करें कि अगर मान लीजिए कि यूनिट अगर हम लेते हैं, ठीक है, Q = 1 ले लेते हैं, ओके। और इलेक्ट्रॉन पे हमारा जो चार्ज होता है वो हमें निगेटिव होता है, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19, चूंकि चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, ओके। हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब कूलम्ब्स लॉ को जब हम डिराइव करेंगे तो इसको अच्छे से समझाएंगे, ओके। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं इसका कूलम्ब होता है, ओके। प्रोटॉन में सेम यही चार्ज होगा, लेकिन उसका पॉजिटिव होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 ही होता है कूलम्ब। लेकिन फर्क यही होता है कि इस पे निगेटिव होगा और इस पे पॉजिटिव होगा, ओके। अब हम चलते हैं यहाँ पे इंटीग्रल n की कैलकुलेट करके, n = ओके। तो n = हम लोग लिख सकते हैं Q/E, ओके। तो चार्ज = 1 एंड 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 6.25 × 10⁻18 आता है। मींस अगर हम कहें कि 1 कूलम्ब अगर कहीं चार्ज फ्लो हो रहा है, ओके, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, मतलब कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे हैं 1 कूलम्ब चार्ज में, ओके। तो देख लीजिए ये कितना बड़ा वैल्यू है, 6.25 × 10⁻18 समझ रहे हैं कितना बड़ा बिग वैल्यू है ये, ओके। मतलब कि 1 कूलम्ब जो है ये बहुत ही बड़ा यूनिट है, C इज बिग यूनिट, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको जो डिनोट करते हैं कभी भी ऐसे 1 कूलम्ब नहीं करते हैं, ओके। 1 माइक्रो कूलम्ब कहेंगे या फिर 1 नैनो कूलम्ब कहेंगे, ओके। माइक्रो कूलम्ब का मतलब हुआ 10⁻⁻6 कूलम्ब, ठीक है। नैनो का मतलब हुआ 10⁻⁻9 कूलम्ब, ओके। फिर हम लोग आगे भी एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे कि ये जो हमारा कूलम्ब है ये कैसे बड़ा यूनिट है जब हम कूलम्ब्स लॉ को जब हम डिराइव करेंगे तो, ओके। फिलहाल हम लोग इसको यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसके डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और इसमें कुछ बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे।